हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-ए-एफ-ओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए 2021 का एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर द फेज 2 जस्ट अभी ओवर हुआ है एंड आई होप कि जिन स्टूडेंट ने इसके लिए प्रिपरेशन की थी या फॉर्म फिल किया था उनके माइंड में अभी दो क्वेश्चन होंगे। एक तो जिन्होंने फेज 2 का एग्जामिनेशन दिया है उनके माइंड में ये डाउट या क्वेश्चन होगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो अभी कट ऑफ बाकी सारी चीजें एनालाइज कर रहे होंगे। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन फेज 1 के बाद नहीं हुआ था वो ये सोच रहे होंगे कि क्या हम इससे प्रिपेयर करें या नहीं करें, क्योंकि आप सभी को पता है कई स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन रहती है बट क्योंकि कोई छोटी सी मिस्टेक या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, ऑल्दो वो कट ऑफ के बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है डिसीजन मेकिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस बार। एक तो नया सब्जेक्ट था और उसके बाद पेपर पैटर्न का बहुत ज्यादा पता नहीं था। तो ऐसे में क्या उनको आगे प्रिपेयर करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कब प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में रहते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपके माइंड में जो भी डाउट्स हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, आप साथ में हमें चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट का इस बार का जो भी एक्सपीरियंस है जरूर शेयर करें, क्योंकि वो आपके आने वाले जो स्टूडेंट्स या फिर जो आपके फेलोमेट्स होते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब कभी भी हम कुछ काम करते हैं तो हमें ना ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो टू इंपॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक आश्रम में एक गुरु और एक शिष्य साथ में रहते थे। शिष्य हमेशा उतावला रहता था। उतावला मतलब कि उसको वो कुछ भी काम करता था, उसको लगता था यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, कुछ रिजल्ट तो उसका आ नहीं रहा है ना, तो वो पेशेंस की वहां पे बहुत ज्यादा कमी थी। अब गुरुजी ने कहा कि इसको सिखाए कैसे, इसको इतनी तो जल्दी रहती है, अब इसको सिखाएंगे तो उसमें भी इसको जल्दी रहेगी। तो गुरुजी ने क्या करा, गुरुजी ने कहा कि बेटा एक आम की गुठली लेकर आओ। आई होप कि आप लोगों ने ये कहानी पहले सुनी भी होगी। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा एक आम की गुठली लेकर आओ, उसको हम बोएंगे और नेक्स्ट ईयर उसमें से पेड़ निकलेगा, या जब भी उसमें से पेड़ निकलेगा हम फ्रूट्स उसके खाएंगे। ओके, आम खाने को हमें मिलेंगे। तो वो शिष्य लेकर आया। शिष्य ने कहा पता नहीं क्या काम करा रहे हैं, तो उसने आम की गुठली पकड़ी और बो दी। एक घंटे बाद जब गुरुजी अपने अंदर कमरे में थे, शिष्य बाहर कुछ कर रहा था, गुरुजी ने आवाज लगाई कि बेटा देखो जाके उसमें फल निकले कि नहीं निकले। उसने कहा है ये कैसी बात है, अभी तो एक घंटे पहले हमने आम की गुठली को बोया है, अभी उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद कहीं जाके जब वो पेड़ बनेगा तब फल लगेंगे, गुरुजी अभी से क्या पूछ रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं अभी तो नहीं आया। तो फिर गुरुजी ने उससे शाम को फिर पूछा कि बेटा देखना जाके, क्या पता उसमें से पेड़ निकल गया हो और फल उसमें लग गए हो। उसने कहा यार ये कैसे, तो कोई बात ही नहीं हुई, ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो उसने कहा गुरुजी अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सुबह गुरुजी ने बोला उससे कि बेटा देखो अब तो बहुत टाइम हो गया, उसमें फल निकल गए होंगे, फल खाते हैं। तो उसके मन में प्रश्न आया। उसने कहा यार ये गुरुजी है कि क्या है, ये इनको गुरुजी बनाया किसने कि आम की गुठली कल हमने बोई और ये आज ही कह रहे हैं फल आया कि नहीं आया। तो इसने कहा कि नहीं गुरुजी अभी तो नहीं आया। अब मन में उसके गुस्सा भी था कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब उसको पता था कि क्या बात है। देन गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये ठीक नहीं है जहाँ पे हमने बीज बोया है, ऐसा करते हैं इस बीज को निकालते हैं, कहीं और बोते हैं, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। उसने कहा इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये जगह खराब है, यहाँ से निकालो दूसरी जगह बो। तो उसने निकाला गुठली, दूसरी जगह बोई। अब गुरुजी ने एक घंटे बाद फिर पूछा कि देखो फल आया कि नहीं आया। तो उसने कहा, फिर उसने देखा कि उसने कहा फल तो नहीं आया। अब वो गुरुजी से बहस भी नहीं कर सकता, जुबान भी नहीं लड़ा सकता है। तो गुरुजी ने फिर शाम को पूछा कि बेटा देखो फल आया कि नहीं आया, अब तो हमने नई जगह लगाया। उसने कहा गुरुजी नहीं आया फल। तो उसने फिर शाम को गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपको पता है कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप इतनी जल्दी इसको क्यों पूछ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा मैं तुझे यही समझाना चाहता हूं कि कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, और जो टाइम होता है उसमें हमें पेशेंस रखना पड़ता है ना। पीछे वाली लाइंस भी हमने उसी के बारे में लिखी है। तो शिष्य को कहीं जाके तब बात समझ आएगी, अगर हम कुछ भी मेहनत करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो जरूरी नहीं कि फल हमें तुरंत मिल जाए, तो फल के लिए हमेशा वेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं कि क्या हम आम की गुठली को शिफ्ट करते रहे उसमें कि यहाँ पे नहीं हुआ यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे, तो फिर तो है ना वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा कभी। तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी होती है कि आपको टाइम भी देना है, पेशेंस भी रखना है, और साथ ही साथ कंसिस्टेंट मेहनत भी करनी है। ये नहीं कि आप उसको चेंज करते जा रहे हैं तो उससे दिक्कत होती है। तो ये छोटी सी कहानी थी, मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आपके अपने कोई भी आइडियाज हो या फिर सारी चीजें हो, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं, वहां पे डिस्कस करेंगे।
देन क्वेश्चन आता है जिसपे आज हम अपना डिस्कशन करेंगे, व्हेन टू स्टार्ट द नाबार्ड 2022, है ना। अभी जस्ट ये ओवर हुआ, अब हम कब नेक्स्ट स्टार्ट करें, अभी से पढ़ना स्टार्ट करें या कब करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अभी स्टार्ट करें तो कैसे करें, है ना। कई बार तो आपने सभी को सुना होगा, सब कहते हैं कि बेटा जिसके लिए भी प्रिपेयर करना अभी से करो, है ना। आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे भी सुना होगा, जब हम अपने सीनियर्स को सुनते थे कि अभी से प्रिपेयर करें, हर टाइम कहा जाता है कि अभी से प्रिपेयर करें, बट ऐसा हो नहीं पाता, बहुत सारी चीजें उसमें रहती हैं। देन एक दूसरी चीज होती है कि आफ्टर नोटिफिकेशन, जैसा कि आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि मैक्सिमम टाइम यही होता है कि हम आफ्टर नोटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन है उनके नोटिफिकेशन का कोई पैटर्न नहीं होता, तो बहुत ज्यादा समझना भी डिफिकल्ट होता है। बट यहाँ पे मैं आपको अगर एक छोटी सी चीज बताऊं, इस बार की जो कंडीशन है ये काफी सिमिलर है जो 2019 की कंडीशंस थी, ऑल्दो उसका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है या हम बिल्कुल कोरिलेट नहीं कर सकते, जस्ट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। 2019 में अगर आप देखेंगे तो नाबार्ड का एग्जामिनेशन 2019 के जून जुलाई मंथ में हुआ था, देन उसका फेज 2 हुआ और ईयर के एंड तक उसमें रिक्रूटमेंट हुई। और 2020 में आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन था वो 1 जनवरी को ही आ गया था, है ना। तो 2019 में यही जो पैटर्न था यही सिमिलर फॉलो हो रहा था, जस्ट 1-2 महीने पहले का टाइम था। 2020 में 1 जनवरी को ही नोटिफिकेशन आ गया था, जबकि उससे पहले साल में वो जून जुलाई या फिर मार्च में आया हुआ था। तो यहाँ पे 2020 में 1 जनवरी, मतलब आप ये देखते हैं कि कितना कम टाइम। तो सिमिलरली अगर आपके पास कोई प्रिडिक्शन है नेक्स्ट ईयर की, तो आप वो कैसे करेंगे, कोई प्रिडिक्शन, है ना, कुछ भी हो सकता है, क्या पता आपको इस ईयर एंड तक आ जाए, क्या पता आपको नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में आ जाए, क्या पता मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कभी भी आए, है ना। तो आपके पास कुछ भी फिक्स्ड कहने के लिए नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तब आपकी एक अच्छी पकड़ हो पाती है अपने 8 सब्जेक्ट्स में। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स आई डोंट थिंक किसी एग्जामिनेशन में होते होंगे, वो भी प्रीलिम्स में, है ना। और एक टाइप से वो वास्ट है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी है, एआरडी, ईएसआई, जीए भी है, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर साइंस भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये आपको फोकस करना है, बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन के पीछे नहीं रहना, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद केवल 1-1.5 महीने का टाइम होता है और फिर उसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार पढ़ें कि नहीं पढ़ें, करें कि नहीं करें, 8 के सब्जेक्ट में कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े। तो अभी अगर आपको पढ़ना है ना, फिर होता है कि अगर हम अभी तैयारी करें तो फिर क्या पढ़ें। सबसे पहले तो कि व्हाट टू स्टडी, अभी से क्या पढ़ें जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। नोटिफिकेशन आने के बाद भी एक चीज होती है कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी माइंड में पूरी टेंशन लेके घूमते हैं पर पढ़ते नहीं है। पढ़ते कब है, जब डेट आ जाती है, और डेट आ जाती है उसके बाद भी ना कुछ सीरियस होके तो खैर पढ़ रहे होते हैं, जो सीरियस होते हैं तो वो पहले से ही पढ़ते हैं, वो तो अभी से पढ़ रहे होंगे, वो पढ़ भी रहे होंगे, बल्कि उनको इस वीडियो का भी इंतजार नहीं होगा कि कब कोई बताएगा और कब हम शुरू करेंगे बेसिकली। तो होता क्या है कि डेट आने का इंतजार करेंगे, फिर थोड़े टाइम यूट्यूब में देखी कुछ वीडियोस हैं वो सुन लिया, हर टाइम सुन रहे हैं, तो उससे ना बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। अगर आप अभी से पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स अपने बनाएंगे, चीजों को समझेंगे, तभी आप कर सकते हैं। और कभी भी जो फाइनल सिलेक्शन है वो फेज 1 के बेसिस पे नहीं होता है, फेज 1 केवल क्वालिफाइंग है, आप सभी को पता है। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो एआरडी, ईएसआई, जीए फेज 2 और इंटरव्यू के बेसिस पे बनेगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये खेल कोई क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश का नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआरडी, ईएसआई, या फिर आप जिस भी रेगुलेटरी बॉडी में जाने वाले हैं उसका जो बेसिक नेचर है। अगर आप आरबीआई में जाना चाहते तो इंडियन इकोनॉमी या फिर बाकी जो फाइनेंस रिलेटेड चीजें हैं उसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। नाबार्ड में जाते हैं तो आपको रूरल इकोनॉमी को, इंडियन एग्रीकल्चर को समझना ही पड़ेगा। सिमिलरली सेबी में है तो आपको वो सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। तो ये आप समझिए कि आपको अभी क्या पढ़ना है। अभी सबसे अच्छा क्या होता है, आपके पास, आपको पता है 8 सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट में आपको किस में अच्छी नॉलेज है, किस में कम है, किस में कैसे आपको करना है, ये आप अभी अपने को खुद से अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं। देन आता है हाउ टू स्टडी, है ना। हाउ टू स्टडी, कितने टाइम हम अलॉट करें, ये सारी चीजें। ऐसा नहीं होता कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आप करेंगे, या आप कोई जो प्रीवियस ईयर की सक्सेस स्टोरी देखेंगे उसको फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये आप अपने अकॉर्डिंग करें, है ना। हर चीज कोई दूसरा क्यों बताए, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़े, क्योंकि केवल एक एग्जामिनेशन नहीं है आज के टाइम पे। हम सभी को पता है कि आप एसबीआई भी दे रहे होंगे, फिर आप आईबीपीएस भी देंगे, ये सारे एग्जाम्स देंगे, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग टाइम उसमें निकालिए। जो कॉमन पार्ट होता है हर एग्जामिनेशन का, आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका 2021 का एक्सपीरियंस। जिन भी स्टूडेंट है ना, जब एग्जामिनेशन हुआ प्रीलिम्स का
सितंबर में तो उसके बाद मुझे कई सारे बच्चों ने कांटेक्ट किया कि सर पेपर तो इजी था, आपने जो पढ़ाए थे, आपने जो क्वेश्चंस कराए थे वो तो बहुत सारे आए, उससे बहुत हेल्प हुई, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अब हम नेक्स्ट ईयर जरूर अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं उस टाइम पे कि हम अगली बार अच्छे से पढ़ेंगे, तो उन्हें ना अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगेन अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर आपकी वही कंडीशन होगी जो इस साल थी, और जैसा इस साल का रिजल्ट था वैसा ही नेक्स्ट ईयर होगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो आप अभी से प्रिपरेशन करें, और आपके पास सबसे अच्छी चीज क्या, आपके पास एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में आपके अंदर मोटिवेशन है जो आपने खुद ने डेवलप किया है। अभी कोई नया स्टूडेंट हो, कोई अगर 12th पास करके आए और मैं उससे बोलूँ कि देखो नाबार्ड एक बहुत अच्छा है, इसमें आपको जॉब करनी है, इसमें अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, ये सारी चीजें, तो उसको उतना समझ नहीं आता, क्योंकि अभी उसको पेपर का पता नहीं है। नाबार्ड ठीक है, वो समझ रहा है बातों को, बट उसको पेपर का पता नहीं। अभी आपको क्या है, आपको वो सारी चीजें तो पता ही है, साथ में आपको पेपर का भी पता है। पेपर पता है तो आप इजीली समझ के अगले साल को पढ़ सकते हैं। आपको पता चला ना इस बार कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हुई और कहाँ कहाँ पे आपको इजी लगा। जो आपको लगता था कि ARD ये साइड बहुत डिफिकल्ट है, वो मिथ आपका एक टाइप से बस्ट हुआ होगा। तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। देन स्ट्रेटेजी अभी से बनाएं। स्ट्रेटेजी फिर क्या होता है, लास्ट टाइम पे बच्चे कहते हैं सर स्टडी टेबल, स्ट्रेटेजी 30 डेज, 20 डेज, 1 डे, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर अभी से पढ़ेंगे तो आप सारी स्ट्रेटेजी आपकी कामयाब होगी। आप अभी से नहीं पढ़ेंगे तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो हो पाएगी। और सब साथ ही साथ है, सबसे बड़ी चीज है कि हाउ टू स्टडी विद द अदर एग्जामिनेशन, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि केवल नाबार्ड ही फोकस करके चलेगा, बाकी एग्जाम्स को भी फोकस करते हैं। तो आप जिस भी एग्जाम को फोकस करते हैं, चाहे आप UPSC टाइप करें, चाहे आप बैंकिंग टाइप करें, हर चीज कुछ ना कुछ कॉमन होती है। आप अकॉर्डिंगली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें। देन ये तो थी अभी की कंडीशन। अगर आप नोटिफिकेशन का ही वेट करते हैं तो उस समय क्या होता है, जितने क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए ना, वो उसके लिए लगता है यार अब टाइम तो बहुत कम है, जो कि इस बार हुआ था, है ना। कई सारे स्टूडेंट्स ने, मुझे याद है, जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन भी लिया था एंड उसके बाद भी कई सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड थे टेलीग्राम में, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर इस बार हमारे पास टाइम कम था, अगली बार हम पक्का पढ़ेंगे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक जो प्रॉमिस था ना, वो आपने अपने आप से किया था, मुझसे तो किया नहीं था। और आप करेंगे तो भी अच्छा, नहीं करेंगे तो भी मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अपने उस प्रॉमिस को फॉलो कीजिए, है ना। आपने जो भी खुद से प्रॉमिस किया है उसको एक बार फॉलो कीजिए, एक बार टाइम तो दीजिए। एक साल जब आपने इस बार भरा था तो कुछ ना कुछ अगली बार भी होगा, तो आप उसको जरूर ट्राई करें। बट नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो सिमिलर कंडीशन रहेगी। तो ये आप खुद को, क्योंकि देखो एक चीज होता है ना, हम खुद को कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, तो आप वो खुद पे देखिए कि आप क्या करते हैं। देन 8 सब्जेक्ट्स हैं, उस समय फिर मैथ्स हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कि आप क्या क्या पढ़े। लास्ट ईयर डिसीजन मेकिंग में भी दिक्कत हुई थी, ARD का डायनेमिक कहाँ से पढ़े, कंसेप्ट कहाँ से पढ़े, ESI का डायनेमिक कंसेप्ट, फिर वो सारी चीजें रहती हैं। तो फिर लगता है कि यार इम्पॉसिबल टू कवर है, अब अगली बार फिर से देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कहने की दोस्तों, टाइम इज प्रीशियस, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें। अभी देखिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो आप हमेशा ही करते रहते हैं, बट किसी एक चीज को साथ में फोकस करते हुए भी चलेंगे तो आपका टाइम एक तो यूटिलाइज भी हो पाएगा और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन भी हो पाएगी। अब है कि अब 2021 के लिए अभी से कैसे स्टार्ट, 2022 के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है कि आपने अपनी लर्निंग्स पे फोकस करना है, जिसको हमने डिस्कस किया। दूसरा, सिलेबस को स्टिक रहना है ना। अभी आपने फेज 2 में भी देखा कि सिलेबस से रिलेटेड जितना भी पार्ट है वो उसमें पूछा गया था। ऑल्दो जो जनरल कैटेगरी या जनरल स्ट्रीम स्टूडेंट्स थे उनके लिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन वहां पे था क्रॉस ब्रीडिंग का, वो एक अनएक्सपेक्टेड था। उसके अलावा आप देखेंगे तो काफी चीजें जो सिलेबस से थी वहीं से वहां पे पूछी गई थी। आप अभी से तैयारी करते हैं, आपको 8 सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली फोकस करना है। रेगुलर इंटरवल पे एक टाइम पीरियड पे आप एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। मॉक टेस्ट से आपको ओवरऑल अपनी एनालिसिस पता चलेगी। तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे आपको मॉक टेस्ट देने हैं। देन आपको सोर्स, ये ध्यान रखना है हमेशा, सोर्स आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसा आपने फेज 2 में देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था कि वेजिटेबल प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट कौन सा है ना। डेटा चेंज होता रहता है, डेटा चेंज होता रहता है। अगर आप सिंपल गूगल करोगे तो आपको कुछ भी आंसर मिल सकता है, क्योंकि कई सारे सोर्सेज है और आपको पता है कि एक साल में 3 हॉर्टिकल्चर एडवांस एस्टिमेट्स आते हैं और एक फाइनल एडवांस एस्टिमेट आता है, तो किसी के अकॉर्डिंग भी डेटा हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस सोर्स से पूछा और वो कहाँ पे मिलेगा। जैसे PIB इज इंपॉर्टेंट, but it is not easy to complete PIB in 1 or 2
मंथ भी कह सकते हैं, या फिर 1-2 दिन में आप सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। आपको उसको पढ़ने के लिए एक हैबिट बनानी पड़ेगी, और वो आप आई थिंक जो रेगुलरली स्टडी करते हैं उनकी एक हैबिट बनती भी है, तो आप अपनी हैबिट शेयर भी कर सकते हैं। मैं देखता भी हूँ कई सारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग डिस्कस करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है, और वही तरीका भी होता है पढ़ने का, क्योंकि सोर्स अगर आप ऐसे ही देखोगे तो फिर उसमें गड़बड़ भी हो सकती है। देन टाइम अलॉटमेंट, इट ऑल डिपेंड अपॉन यू, बट थ्रू दिस आई वांट टू से इज कि आपको अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि नाबार्ड का पेपर जो पिछले साल तक क्यूआरई बेस्ड होता था, अब वो एआरडी ईएसआई जीए बेस्ड हो चुका है, तो आपको अपने इन कंसेप्ट्स पे ध्यान देना ही देना है। सो फॉर द क्यूआरई प्रैक्टिस इज द की। आप रेगुलर इंटरवल पे अपने को इवैल्यूएट करते रहिए, और आप क्या रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, उसके साथ ही साथ आप कोई दूसरे एग्जाम्स भी देते हैं तो आपके लिए एक प्रैक्टिस की तरह ही वर्क करते हैं, क्योंकि चाहे आप एसबीआई का दे, आईबीपीएस, पीओ का दे, क्लर्क का दे, किसी का भी दे, क्यूआरई जीए वगैरह सब इसमें कॉमन होता है, तो आपकी उससे हेल्प होगी ही होगी। ओके, एंड फॉर द नाबार्ड 2022 अगर ये प्रिपरेशन आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस सेट, रेगुलर लाइव सेशन बाय द एक्सपर्ट फैकल्टी, और साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस। आप अभी अगर इसको लेंगे तो आपको फ्लैट 38% ऑफ मिल जाएगा फॉर आवर न्यू बैच, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली 1 दिसंबर से हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो रेगुलर हमारी लाइव क्लासेस भी होंगी फॉर दैट, और उसके अलावा जितना भी कंटेंट है वो आपको मिलता रहेगा, और आप रेगुलरली एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ पाएंगे। तो आप एनरोल करना चाहते हैं, आप अभी एनरोल करें, बहुत ज्यादा वेट ना करें। ओके, देन अब हम फोकस करते हैं, क्यूआरई हमने डिस्कस किया, एआरडी ईएसआई एंड जीए पे। तो एआरडी ईएसआई जीए अब कहने की बात नहीं है, इसको आपको पता ही है कि फोकस करना है, क्योंकि ये मेरिट वाला पार्ट है। तो मेरिट है आपका, जो फेज 2 का सिलेक्शन है वो इसी पे डिपेंड करता है, एंड बोथ आर कंसेप्चुअल एज वेल एज डायनामिक, है ना, एक कोई टाइप का नहीं है, दोनों ही टाइप का है, तो दोनों में आपको बराबर फोकस करना है। जीए तो फिर जीए है ही, उसको तो आप करते ही रहेंगे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग केवल कुछ नोट्स पढ़ के नहीं आती है। आप चाहे एग्रीकल्चर को पूरा कंसेप्चुअल पढ़ लीजिए, तब भी आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं होगी जब तक आप उसको अप्लाई करके नहीं देखेंगे या नहीं समझेंगे। तो जैसे हम कंसेप्ट्स पढ़ते हैं वैसे ही अगर हम उसको अप्लाई करना भी सीखे, समझें, जैसा कि हम कुरुक्षेत्र या योजना मैगजीन में करते हैं, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जैसे हम कहते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट, है ना, वाटरशेड डेवलपमेंट है, तो वाटरशेड डेवलपमेंट आप समझ जाएंगे कि हाँ ये कुछ कलेक्टिंग पॉइंट्स हैं, वहां से एक रिवर बेसिन पे आ रहा है, और उसके बेसिस पे हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स या फिर रेनफेड को क्लासिफाई कर देते हैं। बट अगर आप इसका रियल एप्लीकेशन देखते हैं इंडियन कंडीशन में, तब आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे अन्ना हजारे जी का गाँव है रालीगढ़ सिद्धि, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वैसे आप पढ़ते हैं तब आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ी और अच्छी बनती है। तो ये होती है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देन ब्रॉड एंड डायनामिक अंडरस्टैंडिंग। डायनामिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी क्या होता है, डायनामिक में केवल वो नहीं आता है कि आपने केवल बजटरी एलोकेशन याद कर लिया, प्रोडक्शन एस्टिमेट याद कर लिए, उससे नहीं होता। आपने देखा इस बार कैसे क्वेश्चन आए थे, प्रोडक्शन एस्टिमेट में फाइनल प्रोडक्शन एस्टिमेट नहीं पूछा था, उन्होंने ऑयल सीड्स का पूछा था। अगर आप उसमें देखेंगे फेज 2 का, तो फेज 2 में वहां उन्होंने पूछा था कि जो इस बार का प्रोडक्शन डेटा है वो पिछले 5 साल के एवरेज में कितना ज्यादा है ना। तो इस टाइप के डायनामिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको चाहिए। तो वो आप एक दिन में नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, आप उसके लिए जरूर टाइम दें तभी आप कर पाएंगे। देन इज द न्यूज़पेपर रीडिंग, दैट इज द कंपलसरी, बिकॉज आपने इस बार देखा कि कई क्वेश्चन ऐसे आए थे एज पर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऑफ दिस मंथ, है ना। तो अगस्त सितंबर की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड मोर ओवर इसमें बैंकिंग टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए, इकोनॉमी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, तो वो आप वाले सारे न्यूज़पेपर को फोकस करते हुए चलें। देन रेगुलर पीरियोडिकल्स को आप पढ़ें, कुरुक्षेत्र एंड योजना मैगजीन्स आर वेरी यूजफुल फॉर, जो अभी हम कह रहे थे ना, रेनफेड, वाटरशेड, या फिर इन सारी चीज को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसमें आपको इंप्लीकेशंस भी उसके मिल जाएंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो इकोनॉमिक सर्वे आप जरूर पढ़ें, अभी इस बार का तो अब पुराना हो जाएगा, आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ना है। देन कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग आर, यू नो, ये एक टाइप से कांस्टेंट भी हो सकते हैं और डिसीजिव भी हो सकते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो ये आपको बराबर फोकस करना है, एंड अगेन इसको कैसे पढ़ना है ये आप सब जानते हैं कि आपको पहले पढ़ना शुरू करना होता है, देन आपको रिवाइज करना होता है और मॉक टेस्ट देना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं।
तो सबसे पहले है कि आप अंडरस्टैंड करें कि पेपर का पैटर्न कैसा था। तो अगर मैं जनरली आपको बताऊं कि इस बार जो ARD का पेपर का देखें, अगर हम उसके 40 क्वेश्चंस को देखें तो वो बैलेंस था, उसमें 20 क्वेश्चंस कंसेप्चुअल थे एंड 20 ही क्वेश्चंस डायनामिक थे। और उसमें भी अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो टॉपिक जनरल थे एंड जो सिलेबस में दिए हैं वही थे, और जिनको हम एंटिसिपेट करते हैं बेसिकली। आप पहले की वीडियो भी देखेंगे जून के टाइम पे, तभी मैंने आपसे कहा था कि ये टॉपिक्स को आप पढ़िए, और उसमें भी जैसे इकोनॉमी पढ़ते थे क्रॉपिंग सिस्टम, बट मैं देखता हूँ स्टूडेंट बहुत डीप स्टडी करते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। आप इन टॉपिक्स में ही पढ़ेंगे और इसी से क्वेश्चंस आते हैं, और यही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी करते हैं। हम लोग लाइव क्लासेस वगैरह में भी यही चीजें डिस्कस करते हैं और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। बट वही होता है कि आप कितना उसको फोकस करके पढ़ते हैं और कितना रिवाइज करते हैं। तो आप इनको ही फोकस करें, क्योंकि यही पैटर्न है नाबार्ड का और यही उसमें सिलेबस में मेंशन है। सिमिलरली डायनामिक पार्ट में भी अगर आप देखोगे तो स्कीम बेस्ड क्वेश्चन, स्कीम डेटा रिपोर्ट्स, ये टाइप के क्वेश्चन कॉमन है और यही बार बार रिपीट होते हैं। रिपीट मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन, जैसे स्कीम से क्वेश्चन, उसकी टैगलाइन से, मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। देन हाउ टू स्टडी फर्दर, कि अब आप कैसे आगे पढ़ें। तो जैसे अभी हमने डायनेमिक कंसेप्चुअल के लिए बताया कि आपको जो टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। डायनेमिक पार्ट के लिए अगर आप देखोगे तो जितनी स्कीम्स हैं, डेटा रिपोर्ट्स हैं, है ना। डेटा और रिपोर्ट्स तो आप एग्जाम के 1 महीना पहले ही पढ़ें, बहुत अभी से पढ़ के कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। स्कीम्स आप बजट के टाइम से पढ़ सकते हैं। कंसेप्चुअल में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस को फोकस करना है, ये हमने वैसे भी बताया हुआ है। और अगर आप सिंपल ARD वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसके साथ ही साथ हम एग्री भी, हमारा जो YouTube चैनल है उसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं, तो आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं फॉर द बेटर एंड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। देन स्ट्रेटेजी एंड फॉरवर्ड, अगर हम इसमें कहें तो एग्रोनॉमी में आप फोकस करें, ARD स्कीम्स, ये सारी चीजें, कुरुक्षेत्र योजना मैगजीन, और अपने नोट्स बनाएं। अभी से आप अगर अपने नोट्स बनाएंगे ना तभी आप रिवाइज कर पाएंगे। दूसरे के नोट्स पे या फिर कहीं से भी आप बुक से कोई रिवीजन लास्ट टाइम पे नहीं होता है, तो आप उसके लिए अभी से ही नोट्स बनाएं और अपने नोट्स बनाएं, उन्हीं पे रिलाई करें। सो डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन, हैव पेशेंस एंड लिसन टू योरसेल्फ बेसिकली ना। बहुत इधर उधर नहीं सुनना है आपको, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। पेशेंस जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, और फोकस होके अभी से रेगुलर स्टडी करते रहना। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग अलॉट करें, आपको लगता है आधा घंटा देना है, 2 घंटे देना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, और आप अभी से इसको प्रिपेयर करें। ओके, सो आई विल एंड माई सेशन with this quote, the time is a created thing. To say I don't have time is to say I don't want to. तो अगर अभी से आप ये कहेंगे ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो सीधा मतलब है कि आप करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आप कैसे भी टाइम निकाल लेते हैं ना। आजकल सभी को पता है रील्स देखने होते हैं, रात रात सब रील्स देख लेते हैं। तो ये भी है कि ये सिलेक्शन भी आपका खुद पे डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रिपेयर करना है और कब प्रिपेयर करना है। तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर आपको नाबार्ड का कोर्स लेना है तो आप अभी कोर्स लें और आपको 38% ऑफ मिल जाएगा बाय अप्लाइंग दिस कोड न्यू 38। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड बने रहें आप हमारे साथ। एग्रीवी पे आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, टारगेट RBI पे आपको रेगुलेटरी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, और बाकी सारे वीडियोस फॉर अदर एग्जामिनेशन आपको हमारे चैनल iExamB पे मिल जाएंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।